Very good morning, students. Today I am going to discuss BA third year course, Paper 7, Group A, Industrial Psychology, Unit 4, Scientific Management. साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट 1870 से 1819 के बीच में हुआ और इसकी शुरुआत करने का श्रेय मिस्टर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को है। उस समय की इंडस्ट्री की परिस्थितियों में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद थे। एम्प्लॉयर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। वो सोचते थे कि एम्प्लॉय जितनी ज़्यादा देर तक काम करेगा उतना ही उन्हें फ़ायदा होगा, और एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उनकी सैलरी वेजेस बहुत ज़्यादा कम थे जितना कि वो लेबर कर रहे थे। इसलिए आपस में अब मतभेद के कारण क्वांटिटी और क्वालिटी आउटपुट इंडस्ट्री में नहीं हो पा रहा था। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने सर्वप्रथम साइंटिफिक मैनेजमेंट की शुरुआत की। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर was a mechanical engineer in Midway Steel Company, शिकागो। मिडवेल स्टील कंपनी में सबसे पहला उन्होंने चेंज किया कि जो एम्प्लॉय खुश नहीं थे वेजेस से, उनके वेजेस को उन्होंने कुछ बढ़ा दिया। मिडवेल स्टील कंपनी में कुछ लेबर पिग आयरन अपलोडिंग वर्क कर रहे थे। कच्चे लोहे को आवाजाही में लगे हुए थे जिसके लिए उन्हें $1.15 पे किया जाता था। अब उन्होंने उनकी वेजेस को बढ़ा करके $1.85 कर दिया। एक बहुत ही ड्रेस्टिक चेंज वहाँ हुआ। जो आउटपुट 12.5 टन अपलोडिंग था वो सडनली रैपिड चेंज हुआ और बढ़ करके 47 टू 48 टन हो गया, और बहुत ज़्यादा परिवर्तन 280% का हुआ इंक्रीमेंट उत्पादन में। ये बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट थे। और उसके बाद टेलर ने वर्कप्लेस में मेजर चेंजेस किए जो कि फेमस हो गए साइंटिफिक मैनेजमेंट से। पहला बड़ा चेंज उन्होंने किया, डेवलपिंग अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अ मैन्स वर्क। मिस्टर टेलर इंडस्ट्री में छोटे से छोटे काम को भी साइंटिफिक तरीके से करना चाहते थे। साइंटिफिक तरीके से उनका मतलब न्यू मशीन से था कि छोटा सा छोटा काम भी किया जाए तो न्यू मशीन, नई मशीनें डेवलप करके उसके साथ किया जाए। सेकंड, साइंटिफिकली सेलेक्टिंग और ट्रेनिंग वर्कमैन। पहली बार मिस्टर टेलर वर्कप्लेस में साइंटिफिकली सिलेक्शन, उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति से हर काम ना कराया जाए, जॉब उन लोगों को दी जाए जो उसके लिए सही हो। टू गिव जॉब टू राइट पर्सन टू राइट जॉब। और उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग वो होनी चाहिए जहाँ मिनिमम टाइम, मिनिमम मोशन, मिनिमम एफिशिएंसी, मिनिमम मनी में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। ट्रेनिंग उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं थी। उनके अनुसार ट्रेनिंग, देयर शुड बी अ टाइम टू टाइम रिन्यूअल एंड चेंज इन ट्रेनिंग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, कोऑपरेटेड हार्डली विद वर्कमैन। उन्होंने कहा कि कोई भी इंडस्ट्री तब तक सक्सेसफुल नहीं कर सकती जब तक कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, टेकिंग ओवर ऑल ड्यूटीज विच इज़ बेटर फिटेड टू वर्कमैन।
और उनका चौथा मुख्य बड़ा चेंज जो उस समय की परिस्थितियों में उन्होंने किया वो था कि व्यक्ति को देख करके व्यक्ति की योग्यता, बुद्धि और उसकी मोटिवेशन स्तर को देख करके उसको जॉब देना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद अब इंडस्ट्री में साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो ये 4 मेन चेंजेस थे वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बन चुके थे। प्रिंसिपल में इंडस्ट्री में अब रूल हो गया था, पहला जो प्रिंसिपल बना वो था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब इंडस्ट्री का एक नया रूप था, उन्होंने कहा कि जितने भी पुराने मशीन्स और इक्विपमेंट है उनको चेंज करके न्यू मशीन्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस का यूज़ होना चाहिए। उसके बाद बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री में चेंज हुआ, इक्विपमेंट डिज़ाइन, टूल्स डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। अब वो ह्यूमन एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसे यूज किया जा सके उसके अकॉर्डिंग मशीन डिज़ाइन होने लगी, जो मिनिमम टाइम, मिनिमम मोशन, मिनिमम मेथड और मनी में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें। नेक्स्ट बड़ा चेंज था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब वहाँ पर सबसे बड़ा जो चेंज आया, अब ये समझ में आने लगा था कि इंडस्ट्री तभी ग्रोथ करेगी जब आपस में मिलकर के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सहयोग करेंगे। नेक्स्ट बड़ा चेंज आया, तीसरा और बड़ा चेंज, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये इंडस्ट्री को समझ में आ चुका था कि जब तक कि इंडस्ट्री में हार्मोनी और नहीं होगी और लड़ाई झगड़े होंगे, डिस्कॉर्ड्स होंगे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी टॉप तक नहीं जा सकती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अब ये चौथा बड़ा प्रिंसिपल हो चुका था कि हर व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी जानी है तो हर एक व्यक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी इंडस्ट्री ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद एक बड़ा चेंज आया, प्रॉपर ट्रेनिंग। अब यहाँ बहुत ज़्यादा टेलर जो थे वो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे कि किसी भी कार्य को बिना प्रशिक्षण के ना किया जाए और उस कार्य को कम से कम मेथड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उत्पादन मिल सके, इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जाने लगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्स प्रिंसिपल was development of workers to their great efficiency और prosperity। अब मिस्टर टेलर ये पूरी तरह रियलाइज कर चुके थे कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय वेलफेयर और उनकी प्रॉस्पेरिटी इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं सोचेगी तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी टॉप तक नहीं जा पाएगी। और उसके बाद ये प्रॉपर ट्रेनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में बढ़ गया। उस समय मिस्टर टेलर के स्टूडेंट थे गिलब्रेथ। उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जो थर्बलिक्स कहलाया। उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग को बिल्कुल उल्टा कर देने पर जो स्पेलिंग बनती है वो थर्बलिक्स थी। गिलब्रेथ, GILBRETH। अब उनके नाम की उल्टी स्पेलिंग THERBLIG हो गई थी। गिलबर्ट ने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया थर्बलिक्स, उसका मतलब इंस्ट्रक्शंस ऑफ सिंबल्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंस्ट्रक्शंस थे वो सिंबल में कन्वर्ट कर दिए गए और अब जो एम्प्लॉय थे किसी भी सही कार्य को करने में उन सिंबल्स को के चार्ट्स को यूज करने लगे थे और उन्होंने अपना ये टास्क ब्रिक लेइंग वर्क में किया। अब जो ब्रिक लेइंग का वर्क था जो 350 लेबर कर रही थी, वर्कर्स कर रहे थे, वो अब नंबर ऑफ
एम्प्लॉय घट करके 120 हो गए। ट्रेनिंग का इतना ज़्यादा आउटपुट पर असर पड़ा कि प्रॉपर ट्रेनिंग देने पर जो काम पहले 350 लोग कर रहे थे वो घट करके 120 हो चुके थे। ये इंडस्ट्री को योगदान था गिलब्रेथ का। उसके बाद बहुत ज़्यादा फायदा हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम्प्लॉयर को। नेक्स्ट हेडिंग, बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। पहला फायदा उन्हें हुआ इम्प्रूवमेंट इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी आउटपुट। उसका फैक्ट्री और कंपनीज में क्वालिटी और क्वांटिटी आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। दूसरा बड़ा फायदा डेवलपमेंट ऑफ मशीन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स। अब इंडस्ट्री में जो छोटे से छोटे पुराने टूल्स थे उसको भी स्टैंडर्डाइज किया जाने लगा था और मशीन का यूज़ होने से वर्क एफिशिएंसी वर्कर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट, एफिशिएंट एम्प्लॉय। वर्कप्लेस में प्रॉपर ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय वर्कर्स लेबर की जो वर्क एफिशिएंसी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। अब वो मिनिमम टाइम, मिनिमम मेथड, मिनिमम मोशन और मनी में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे रहे थे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और ओवरऑल जो फ़ायदे हो रहे थे वो इंडस्ट्री को, एम्प्लॉयर को होना शुरू हो गए थे। उसके बाद एम्प्लॉय को भी कुछ फ़ायदे हुए। नेक्स्ट हेडिंग, बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को जो फ़ायदा हुआ, इम्प्रूवमेंट इन वर्क एफिशिएंसी। अब जो वर्कर्स लेबर की एफिशिएंसी थी वो ट्रेनिंग के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट, इंक्रीमेंट इन सैलरी। और दूसरा उनको भी बड़ा फ़ायदा, एम्प्लॉय को भी बड़ा फ़ायदा हुआ था कि उनकी सैलरी भी बढ़ चुकी थी। तीसरा बड़ा फ़ायदा जो एम्प्लॉय को हुआ वो हुआ इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्रो स्टैंडर्ड प्रोफाइल। अब उनका जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल था, लिविंग स्तर था, रहन सहन का स्तर था, सैलरी वेजेस बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ने लगा था। नेक्स्ट हेडिंग, बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट से सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा, इंक्रीमेंट इन प्रोडक्टिविटी। अब जो प्रोडक्शन का स्तर था, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बढ़ चुका था। दूसरा बड़ा फ़ायदा हुआ, इम्प्रूवमेंट इन वर्क एफिशिएंसी। प्रॉपर ट्रेनिंग देने से वर्कर्स की वर्क एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तीसरा फ़ायदा जो सोसाइटी को हुआ, कंट्री को हुआ, वो था इंक्रीमेंट इन रिवेन्यू। अब जो कंट्री का रिवेन्यू था वो काफ़ी बढ़ चुका था। तीसरा बड़ा फ़ायदा हुआ, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफाइल ऑफ द सिटीज़न। अब जो वर्कर्स सिटीज़न थे, क्वालिटी और क्वांटिटी आउटपुट मिलने से, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उनका स्टैंडर्ड प्रोफाइल, लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ने लगा था। लेकिन ये फ़ायदे बहुत ज़्यादा दिनों तक महसूस नहीं किए। धीरे धीरे साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, उसकी आलोचना की गई, मुख्य रूप से वर्कर्स द्वारा। और उनके अकॉर्डिंग, चूँकि मिस्टर टेलर मैनेजमेंट साइड से, ही वॉज अ इंजीनियर इन मिडवेल स्टील कंपनी, तो वो होल सिचुएशन को अपने एंगल से देख रहे थे। अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अनुसार जो क्रिटिसिज्म थी, आलोचनाएं थी, उसमें पहला,
फीलिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एम्प्लॉय की अंदर एक्सप्लॉयटेशन की फीलिंग आ चुकी थी। अब उन्हें लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्पीडिंग अप हो चुके हैं। वो जितना कार्य कर रहे हैं स्पीड से, उसकी तुलना में उनको वेजेस बहुत ज़्यादा कम मिल रहे हैं। जहां आउटपुट में 280% का इंक्रीमेंट था, उसके मुकाबले वेजेस में चेंजेस इम्प्रूवमेंट नहीं था। धीरे धीरे जो स्पीडी कम्युनिकेशन से उनकी हेल्थ पर भी असर हो गया। वो बहुत स्पीड से काम कर रहे थे, इसलिए उनमें फटीग, बोर्डम, मोनोटोनी पैदा होने लगी और वो फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगे। उनमें कुंठा, क्रोध का जन्म होने लगा। दूसरी बड़ी क्रिटिसिज्म जो समय की समस्या हुई, अनएम्प्लॉयमेंट। उस समय अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा। जहां पिग आयरन अपलोडिंग जॉब में और ब्रिक लेइंग जॉब में, जहां ब्रिक लेइंग 350 एम्प्लॉय वर्कर्स काम कर रहे थे, उसी काम को अब मात्र 120 वर्कर्स करने लगे थे। प्रॉपर ट्रेनिंग से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्कर्स कम हो चुके थे और जिससे कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। तीसरा बड़ा नुकसान, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। अब जो वर्कर्स प्रॉपर ट्रेन नहीं थे और जो निकाले गए थे मशीन की वजह से, उनमें से बहुत सारे लोग अब इनसिक्योर फील कर रहे थे। उनके पास जॉब्स नहीं थे और उनकी डिमांड भी कम होने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग पैदा हो गई। नेक्स्ट, डिटेरियरेशन ऑफ हेल्थ। उनके स्वास्थ्य में बहुत बुरी तरीके से कमी हो गई। नेक्स्ट जो नुकसान था, हेडिंग बोर्डम, फटीग, मोनोटोनी। अब जो वर्क प्लेस के एम्प्लॉय थे वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे थे, मोनोटोनी, उबाऊपन फील कर रहे थे, थकान, फटीग फील कर रहे थे और उनके लिए काम करना बहुत ही कठिन हो चुका था। नेक्स्ट नुकसान था, नो मोटिवेटर इन एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में एम्प्लॉय काम करें, उसको मोटिवेट करने के लिए अब कोई मोटिवेटर नहीं बचा था। जो इंक्रीमेंट किया गया था वेजेस में, वो इतना ज़्यादा नहीं था कि एम्प्लॉय को बहुत देर तक सस्टेन कर सके वर्क प्लेस में। अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। जो क्वालिटी क्वांटिटी आउटपुट में पहले वृद्धि हुई थी, वो वहीं पर जाकर के स्थिर हो गई और धीरे धीरे उसमें गिरावट आने लगी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर ने भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट हेडिंग, क्रिटिसिज्म्स बाय द एम्प्लॉयर। पहला, एक्सपेंसिव वर्क सेटिंग। अब एम्प्लॉयर को भी ये महसूस हो चुका था कि उनका वर्क प्लेस, वर्क सेटिंग बहुत महंगी हो चुकी है। उन्हें मशीन पर खर्च करना पड़ रहा था, ट्रेनिंग पर खर्च करना पड़ रहा था, टूल्स स्टैंडर्डाइजेशन में खर्च करना पड़ रहा था, पहले से ज़्यादा वेजेस भी देने पड़ रहे थे और इस तरह से उन्हें अपनी पूरी वर्क प्लेस एक्सपेंसिव लगने लगी थी। रिवॉल्यूशनरी चेंज। अब जो वहाँ पर दूसरा बड़ा क्रिटिसाइज का पॉइंट था कि वर्क प्लेस में पूरे में ग्रीवेंसेस बढ़ने लगे थे, वर्कर्स ज़्यादा वेजेस की मांग कर रहे थे और ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी इंडस्ट्री की। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म्स बाय द साइकोलॉजिस्ट। अंत में साइकोलॉजिस्ट ने भी होल मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। पहली आलोचना मनोवैज्ञानिकों द्वारा होल अप्रोच को एक नाम दिया, मैकेनिकल अप्रोच, क्योंकि इस साइंटिफिक मैनेजमेंट ने वर्कर्स को मशीन बना दिया था, बहुत ज़्यादा स्पीडिंग अप कर दिया था, जिससे उनकी हेल्थ पर बुरा असर आ गया। और साइकोलॉजिस्ट ने भी वहाँ महसूस किया कि वहाँ पर बोर्डम वर्क प्लेस में, फटीग,
मोंटोनी डेवलप हो चुकी है और वर्क प्लेस में कोई भी मोटिवेटर, नो मोटिवेटर एट वर्क प्लेस, कोई भी मोटिवेटर वर्क प्लेस में नहीं पड़ा है। और ये थी पूरी पिक्चर उस समय 1870 से 1890 के बीच साइंटिफिक मैनेजमेंट। थैंक यू।